हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें जून 3 के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक न्यूज़ हमारा यहाँ पे है, वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा टू बी अनवील्ड बाय ईयर एंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है, इसको हमें क्यों पढ़ना है। अभी पार्लियामेंट जो न्यू बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वो तो इनाग्रेट हुआ। ठीक है, सेंगोल और सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब वाइस प्रेसिडेंट जो रेजिडेंस है, जो पार्ट है सेंट्रल विस्टा का, वो भी ईयर एंड तक अनवील होगा। ठीक है, तो ये भी हमें जानना है। विद द पार्लियामेंट डन, देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना, पार्लियामेंट का हो गया। द नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल विस्टा का, वो क्या है, अ न्यू रेजिडेंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो न्यू रेजिडेंस बना है मतलब वाइस प्रेसिडेंट का, वो भी अनवील होगा। इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाय ईयर एंड। तो ये कहा जा रहा है कि ये इस साल के अंत तक ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बाय मिड 2024 द फर्स्ट 3 बिल्डिंग ऑफ द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट वुड ऑल्सो बी लाइकली रेडी। मतलब ये कह रहे हैं कि मिड 2024 तक, मतलब 2024 के मिड तक ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, कॉमन बिल्डिंग जो है, 3 कॉमन बिल्डिंग्स हैं, फर्स्ट 3 कॉमन बिल्डिंग, वो भी रेडी हो जाएंगी बन के। सोर्सेज से दैट मोर देन 60% जो वर्क है द न्यू वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस का, विच इज़ स्प्रेड ऑन एन एरिया ऑफ 15 एकड़ नियर द नॉर्थ ब्लॉक वॉज ओवर। ठीक है, तो वो हो चुका है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि कैसा बना है। द कॉम्प्लेक्स वुड इंक्लूड रेजिडेंस, मतलब उसमें रेजिडेंस होगा, सेक्रेटरीट होगा, गेस्ट हाउस होगा। ठीक है, स्पोर्ट फैसिलिटी होगी, स्टाफ क्वार्टर्स होंगे, बैरक्स होंगे और एंसिलरी बिल्डिंग्स होंगी। मतलब इतनी सारी चीज़ें उस बिल्डिंग में रहेंगी। ठीक है, द करेंट रेजिडेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडजेसेंट टू दी विज्ञान भवन। तो जो ये करंट जो रेजिडेंस है, वो एडजेसेंट है विज्ञान भवन जो कन्वेंशन है। ठीक है, सेंटर ऑन द कैपिटल मौलाना आज़ाद रोड पे। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस इज़ 206.49 करोड़। तो मतलब इतना इसमें क्या लगा है, इतनी जो अमाउंट है वो लगा है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा रही हैं। द अदर प्रोजेक्ट ऑन विच फ्रेनेटिक वर्क कंटिन्यू इस, कौन कौन सा ऐसा और भी है जिस पे अभी चल रहा है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट का हो रहा है, 3 जो फर्स्ट 3 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल विस्टा पोर्टल, सेंट्रल विस्टा जो पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब पता लगा है, द CCS विल कंप्राइज 10 ऑफिस बिल्डिंग एंड सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल। तो उसमें 10 ऑफिस बिल्डिंग्स होंगी और साथ ही साथ सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा। ठीक है, ऑल 51 मिनिस्ट्रीज आर प्रपोज टू बी लोकेटेड एट वन लोकेशन। जितने भी 51 मिनिस्ट्रीज हैं वो एक लोकेशन पे आ जाएंगी, टू इंश्योर कोलाबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी। अब देखो ये लाइन याद रखनी है, जैसे अगर इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट और ये सबसे रिलेटेड कुछ भी आए, तो जैसे कुछ भी इस तरीके का रहता है ना, टाइटल या लाइन कुछ भी ऐसी रहती है, तो वो हम याद रखते हैं। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, याद कर लो, CCS, मतलब CCS क्या हो गया, कोलाबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी। एज ऑफ नाउ ओनली 39 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स 51 मिनिस्ट्रीज आर हाउस्ड इन द सेंट्रल विस्टा। मतलब अभी बता रहे हैं कि 51 में से सिर्फ और सिर्फ 39 ही हैं जो कि क्या है, हाउस्ड है वहाँ पे, मतलब मिनिस्ट्रीज आर हाउस्ड इन द सेंट्रल विस्टा के अंदर हैं अभी तक। ठीक है, with 1000 crore spent on year on rented space outside the area of accommodate the अदर। तो मतलब बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तो स्पेंड हो जाता है उसके नियर बाई एरिया लेने के ही लिए। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए वहीं पे सारी चीज़ें एक जगह लाई जा रही है, जिससे क्या इंश्योर किया जा पाएगा, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी। तो ये याद रखनी है। वंस द न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट इज कंप्लीटेड, द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लॉट इंक्लूडिंग शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन एंड कृषि भवन प्रपोज टू बी डेमोलिस्ड। ठीक है, तो उसके बाद वो डेमोलिश होंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ऑन द एग्जीक्यूटिव इनक्लेव। तो कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूटिव इनक्लेव पे भी
स्टार्ट हो चुका है नियर साउथ ब्लॉक विच विल हाउस द पीएमओ। तो वहाँ पे क्या रहेगा, पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटरीट, इंडिया हाउस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। ठीक है, इंडिया हाउस इज टू बी यूज्ड एज अ कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी लाइक हैदराबाद हाउस, हाई लेवल टॉक स्पेशली विद द टॉप विजिटिंग लीडर्स ऑफ द वेरियस कंट्री। जब टॉप विजिटिंग जो लीडर्स आएंगे, ठीक है, वेरियस कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे डिस्कशन के लिए इसको हाई लेवल जो टॉक होगी वहाँ पे वो किया जाएगा। तो एक बार अगर यहाँ हम समरी में देखें, पहले तो क्या पार्लियामेंट न्यू बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उसका इनाग्रेशन हो गया। सेंगोल वगैरह का हमने पढ़ा कि चोला एम्पायर से किस तरीके से चोला एम्पायर का था वो, और उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए देखते थे। ठीक है, तो पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था इंडिया को, और उस समय हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो, ठीक है, उनको दिया गया था। अब ये फिर से वहाँ पे जो स्पीकर का जो चेयर है उसके बगल में ही उसको वहाँ पे लगाया गया है। वो सब पिक्चर्स आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो गूगल करके उसको एक बार देख लो। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल विस्टा के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो शुरू हो गई थी कंस्ट्रक्शन कब की, बहुत सारी बन गई हैं, बहुत सारी नहीं। अब जो है इस साल के लास्ट तक वाइस प्रेसिडेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहेंगे ये भी हमने देख लिया। 15 एकड़ में बन रहा है नॉर्थ ब्लॉक में, 60% वर्क जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट का होगा। ठीक है, तो ये सारी, और जिसमें से अभी 39 ही क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वहाँ हाउस्ड है 51 में से। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें कौन सा देखना है। अब देखो यहाँ पे एक आया हुआ है गुड एंड बैड, तो इसमें किस बारे में बात हो रही है ये देखना है। इंडिया नीड टू हार्नेस द बेनिफिट ऑफ एआई वाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे इंडिया को क्या ज़रूरत है, इंडिया को ये ज़रूरत है कि वो हार्नेस करे जो भी बेनिफिट आती है एआई का, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट, वो अवॉइड करे जो भी एडवर्स इफेक्ट है। तो इसके लिए ये आर्टिकल आया हुआ है, ये हम देखेंगे। इसमें बात किया जा रहा है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई is AI that can create new data. There are many instances of generative AI। ठीक है, बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए जनरेटिव एआई के। द वर्ड टुडे मोस्ट कॉमनली यूज टू जनरेट टेक्स्ट, मतलब अभी क्या कर रहे हैं लोग, जनरेट कर रहे हैं टेक्स्ट, इमेज, कोड, रिस्पॉन्स टू यूजर्स रिक्वेस्ट इवन इफ दे आर कैपेबल ऑफ मोर। तो मतलब अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आजकल मोस्टली लोग एआई पे मतलब बहुत हद तक निर्भर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो देयर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन रियली इम्बेलिस्ड देयर कैपेबिलिटीज़। ठीक है, लीडिंग टू, अब देखो ओपन एआई और चैट जीपीटी की बात यहाँ पे हुई है, जो कि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओपन एआई एंड चैट जीपीटी। Chatbot mimic intelligence very well. Today it has become synonymous with the abilities of generative AI at large. तो ये कहा जा रहा है कि जो चैट जीटीपी है, ये तो पहले भी हम देख चुके हैं जब से ये आया है कि आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप डालोगे। अब कल वाली न्यूज़ में हमने, कल वाले या परसों वाले में देखा था कि आप कोई भी चीज़ जैसे डाल देते हो, जैसे ये डाल देते हो कि डेट ऑफ यूपीएससी 2024 एग्ज़ाम ना, आपने पूरा पैरा डाल दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रेक करेगा सारी चीज़ों को। ठीक है, यूपीएससी, डेट, 24, तो सारी चीज़ों को वो ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद वो रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स अपने देता है। तो इस पे ध्यान देना है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर एआई मॉड्यूल बैक्ड बाय न्यूट्रल नेटवर्क ट्रेन्ड ऑन वेरी लार्ज डेटा सेट एंड विद एक्सेस टू सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर हैव बीन यूज टू डू गुड सच एज क्या क्या चीज़, फाइंडिंग न्यू antibiotics and alloy for clever entertainment and cultural activities and for many banal tasks। मतलब ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है, हम देख पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो काम कर सकता है, अलॉय, एंटीबायोटिक, कल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, और एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी अब एआई का यूज़ धीरे धीरे देखने को मिलेगा इन फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें हैं। द वर्ड इज़
past being able to reliably differentiate between data that faithfully reflect reality and data made to look that way by bad faith actor using AI। मतलब देखो, इस लाइन का ये मतलब है कि वो ऐसे ही है, जब भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो हम क्या कहते थे, अच्छी भी चीज़ें हैं बुरी भी चीज़ें हैं। तो मतलब यही है कि कई चीज़ें जैसे किसी तरीके की डेटा है, न्यूज़ है, अगर वो सर्कुलेट होती है तो कई बार वो सच होती हैं, तो वो ये बेनिफिट है कि सब तक पहुंच जा रही है, सब देख ले रहे हैं, या क्या है। कई बार एआई का यूज़ करके बहुत सारी मलेशियस एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं। जैसे कि किसी की फ़ोटो है, ठीक है, उसमें आवाज़ डाल दिया, उसमें मोशन कर दिया। अभी इस तरीके का सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि कोई फ़ोटो भी है तो उसमें भी ऐसी ला दे रहे हैं कि वो जैसे लगेगा कि वो खुद बोल रहा है, या फिर किसी भी साइट पे किसी की फ़ोटो लगा देना, कुछ भी, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो वो भी, उस पे भी जैसे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या रेगुलेशन जो भी है वो लाने की ज़रूरत है। अब आगे देखें, मिटिगेटिंग द टास्क ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम एआई शुड बी अ ग्लोबल प्रायोरिटी अलोंगसाइड अदर सोसाइटल स्केल रिस्क सच एज पैंडेमिक एंड न्यूक्लियर वॉर। तो पैंडेमिक, न्यूक्लियर वॉर, मेनी थ्रेट्स, बट द एक्सपेरिमेंट इज टू स्टेटमेंट इज टू सिंपल टू एडमिट कॉम्प्लिसिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। अब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो भी हमारे जो भी हमने देखा उस पैरे से थोड़ी बहुत आपको पता चलेगा ही। तो बस इस पे जानना है कि मतलब बस ये लाइन याद रखो, गुड एंड बैड हर चीज़ों का होता है। जैसे पहले ऐसे भी आता था लिखने का ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कार्बन प्रॉब्लम, जो कि हम हमेशा लगातार पढ़ते रहते हैं। पहले तो 2-3 टॉपिक तो हमेशा ही घूमता है। एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया, कार्बन इमिशन से लेके हो गया, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अ कार्बन प्रॉब्लम। अब इसमें देखेंगे हम, द ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट लॉ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM has spooked India. New Delhi fear that CBAM will cripple the export of carbon intensive product to EU। देखो, ये क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि अभी ऐसा था कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं उस पर चेक होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो देखा जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में है। वाइल इंडिया एक्सपोर्ट में बी लिमिटेड टू एल्यूमिनियम, मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में भी लिमिटेड मतलब हो सकता है जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, स्टील है उस पे, और ये भी है कि इफेक्ट ओनली 1.8%, मतलब वो इफेक्ट करेगा और 1.8% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट जो है ईयू का, ईयू के टोटल मतलब हमारा जो 1.8% टोटल एक्सपोर्ट है उस पर इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया हैज़ रिपोर्टेडली डिक्राइड CBAM as being protectionist and discriminatory। There is also talk of challenging the CBAM at the World Trade Organization Dispute Settlement Body। तो अभी CBAM की जो भी प्रॉब्लम है वो क्या होता है, उस पर क्या नेगोशिएशन, क्या चीज़ें, वो आगे देखेंगे। दिस डिबेट, अब ये जो डिबेट है ये शांतनु सिंह हैं, उन्होंने मतलब इसके बारे में इसमें आर्टिकल लिखी है, जो कि LLM कैंडिडेट हैं, ठीक है, और कैंडिडेट एट जिनेवा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो भी व्यूज़ हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। वाइल द इंटरनेशनल ट्रेड रिजीम अलाउ कंट्रीज टू अडॉप्ट यूनिलेटरल मेजर, मतलब ये बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड रिजीम है वो अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं यूनिलेटरल मेजर्स, ठीक है, फॉर सेफ गार्डिंग इन्वायरमेंट। मतलब देखो, इन्वायरमेंट का भी ये है कि इन्वायरमेंट को सेव करना है, कार्बन इमिशन, ये सारी चीज़ें, तो ये बता रहे हैं कि यूनिलेटरल मेजर्स भी वो कंट्रीज़ ले सकती हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन शुड नॉट बिकम अ स्मोक screen for trade protectionism। The CBAM need to be viewed from the standpoint, और जो CBAM है उसको क्या करने की ज़रूरत है, उस पर देखने की ज़रूरत है कि स्टैंड पॉइंट व्यू होना चाहिए उस चीज़ पे। अब ये सारी चीज़ें तो हमने देखी क्या चल रही हैं, पर हमें ये जानना है CBAM के बारे में, ठीक है, बहुत बार आता है ये न्यूज़ में, तो ये जानना ज़रूरी है। इन 2005 में क्या हुआ, द EU अडॉप्टेड एन इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नोन एज इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, उन्होंने अडॉप्ट किया, और जिसका नाम क्या है, इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS, ठीक है। उसने एक अपना
जो एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अडॉप्ट की ईयू ने 2005 में. नाउ इन इट्स फोर्थ स्टेज द ईटीएस इज़ अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म दैट एम एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस. अब इनका एम क्या है? रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना, by allowing bodies emitting greenhouse gases to buy and sell these emission among themselves. अब देखो मतलब ये कुल मिला के इनका ये है कि इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए लाया, ठीक है, और इन्होंने रेड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को. EU concern is that while it has mechanism for its domestic industries, emission embedded in product imported from other countries may not be priced in similar way due to lack of the stringent policy or due to the less stringent policies in those कंट्री. अब देखो मैटर यहीं पे है, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हम देख रहे हैं मैटर यहीं पे है. ईयू ने क्या कहा? ईयू का ये कंसर्न है कि अगर वो इंपोर्ट करा रही है कहीं से कुछ भी किसी कंट्री से, जैसे इंडिया भी चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, तो वो ये कह रही है कि अगर इंपोर्ट करा रही है, ठीक है, प्रोडक्ट अदर कंट्रीज से, तो वो सेम प्राइस में मे नॉट बी प्राइस्ड इन द सिमिलर वे ड्यू टू लैक ऑफ द स्ट्रिंजेंट पॉलिसी. मतलब वो सेम प्राइस में नहीं लेगी, ठीक है, क्योंकि मतलब वो ये सारी चीज़ें चेक करके सेम प्राइस में वो नहीं लेगी. दिस इज़ द ईयू वरी कुड पुट इन इंडस्ट्रीज एट डिसएडवांटेज, और इसकी वजह से डिसएडवांटेज एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ को दिखनी पड़ती है, तो उसके लिए यहाँ पे ये आया हुआ है. टू टैकल दिस द इम्पैक्टेड इंडस्ट्री इन ईयू हैज़ सो फार बीन रिसीविंग फ्री अलाउंसेस फॉर परमिटिंग अंडर द ETS. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. कार्बन लीकेज की बात हुई है, कार्बन लीकेज का भी बहुत ज़्यादा रहता है. इसमें है फर्दर मोर द EU ऑल्सो अप्रहेंड द फेनोमेना ऑफ कार्बन लीकेज दैट इज़ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ETS. Environmental protection should not be become a smoke screen for trade protectionism. ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ये सब के लिए, और ये आपने ऑलरेडी देख लिया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 2005 में उसने ETS लाया था, इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम. उसके बाद वो रिड्यूस करना चाहता है ग्रीन हाउस गैसेस को, और फिर वो सेम प्राइस में वो चीज़ें नहीं लेना चाहता है, जिसमें मतलब उसकी अपनी जो भी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है, तो उसको देखते हुए. CBAM is aimed at addressing quagmire and thus leveling the playing field for the EU industries. Under CBAM import of certain, मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि under CBAM import of certain carbon intensive product, मतलब कौन कौन से हैं ऐसे जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं. अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर स्टेट PSC या फिर कहीं पे इस तरीके का पूछ सकता है, कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट कौन से हैं, 4-5 ऑप्शन दे देगा. अब अभी तो UPSC ने देखा ही, जिसने पेपर देखा है ऑलरेडी तो वो समझ गया होगा. अब वो ऐसा भी नहीं दे रही है 1 2 1 2 3 करके, अब तो वो सीधा ये दे रही है ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट. तो अगर आपको एग्जैक्ट आते हैं तो आप वो चीज़ें टिक कर पाओगे. अब इसमें क्या बता रहे, कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जो जो हैं, जैसे कि सीमेंट है, आयरन है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है. ठीक है, CBAM imports of the certain carbon intensive product के बारे में will have to bear the same economic cost borne by the EU producers under the EES. तो उनको सेम प्राइस जो सेम इकोनॉमिक कॉस्ट से गुजरना पड़ेगा जो EU के बाई EU प्रोड्यूसर अंडर द ETS, जो ETS के अंदर उसके आते होंगे. The price to be paid will be linked to the weekly average of the emission price under the ETS. तो वो जो प्राइस है वो लिंक किए जाएंगे उसके जो वीकली एवरेज ऑफ द इमिशन प्राइस होंगे उसके साथ अंडर ETS, जो उसका इमिशन जो उसने 2005 में लाया है ETS पॉलिसी, उसके तहत. However, where a carbon price has been explicitly paid for the imported product in their country of origin, reduction can be claimed. तो रिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अगर मतलब जो भी imported जो प्रोडक्ट है इन देयर कंट्री ऑफ द ओरिजिन, रिडक्शन कैन बी क्लेम, तो उस सब भी वो कर सकते हैं. WTO की क्या कंसिस्टेंसी है, WTO क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ WTO लॉ इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन इस तरह का नहीं है. द कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी अकॉर्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू लाइक प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज ऑफ द ओरिजिन. तो देखो WTO ऐसा है कि वो सबके लिए सेम तरीके का वो करता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी को फेवर करता है. तो उसमें ये है कि वो ट्रीट करता है सारे प्रोडक्ट को एक तरीके से, वो किसी भी कंट्री की ओरिजिन हो उससे नहीं मैटर करता. फॉरेन मेड लाइक प्रोडक्ट एज दे ट्रीट डोमेस्टिक वन, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, वाइल CBAM डिज़ाइन टू ओरिजिन न्यूट्रल इन अप्रहेंसन. पर इसमें ये थोड़ा सा
डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, ये इसमें बस कुल मिला के आप यही जान सकते हो। और ये आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है यहाँ पे। ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट नोट भी इस पर बना चुके हैं। गवर्नमेंट वांट टू मेक सेडिशन लॉ मोर ड्रैकोनियन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करना, गवर्नमेंट वांट टू मेक, जो सेडिशन लॉ है उसके लिए है, ये कांग्रेस जो बोल रही है हमें अपोजिशन पॉलिटिकल न्यूज़ ये सब नहीं करना होता, ये मैं बहुत बार आप लोग को बता चुकी हूँ। तो ये हमें बस ये सेडिशन लॉ यहाँ पे आया, तो मैं बता रही हूँ कल हमने सेडिशन लॉ के पूरा कर लिया है, ठीक है। किस आर्टिकल में है क्या है, तो आप वो जा करके जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है, आगे आ जाएंगे। अब देखो हमारे कल्चर से रिलेटेड जो हमारा जीएस पेपर 1 मेंस में आता है, हमारे प्रीलिम्स में भी आता है, कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे देखो न्यूज आ गया है। मुराल इन न्यू पार्लियामेंट शोज अशोका एम्पायर गवर्नमेंट। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है, इंडिया ऑन फ्राइडे downplayed the issue of mural in the new parliament building that has triggered some concern in Nepal and Pakistan, ठीक है। मुराल की बात यहाँ पे की जा रही है, अब इसके बारे में देखेंगे। एट अ मीडिया ब्रीफिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन जो है हमारे अरिंदम बागची डिस्क्राइब दैट मुराल एज एन आर्ट वर्क दैट डिपिक्टेड द स्पिरिट ऑफ प्री हिस्टोरिक अशोका एम्पायर। अब ये देखो हो सकता है मेंस में जो इस बार होने वाला हो, या आगे के प्रीलिम्स में हो, या 24-25 में पूछ ले, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पुराने 2-3 साल पुराने भी पूछ लिया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने ये बताया कि जो मुराल है, मुराल एज एन आर्ट वर्क, वो डिपिक्ट करता है स्प्रेड ऑफ प्री हिस्टोरिक अशोका एम्पायर, जो प्री हिस्टोरिक अशोका एम्पायर है उसको डिपिक्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया है जो एक्सटर्नल अफेयर जो स्पोक पर्सन है। The mural in question depict the spirit of Ashokan Empire and idea of responsible and पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस। मतलब इस ये किस चीज़ का प्रतीक बता रहे हैं, ठीक है। ये किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, मुराल इन द क्वेश्चन डिपिक्ट, क्या डिपिक्ट कर रहा है ये, स्प्रेड ऑफ अशोकन एम्पायर, मतलब स्प्रेड करना। जैसे अशोका की पॉलिसी थी कि वो अपने, मतलब अशोका क्या करता था, अपने जो भी उसका राज्य है उसको स्प्रेड करता था, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ अशोका एम्पायर को शो करता है, साथ ही साथ आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस, मतलब रिस्पॉन्सिबल और पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस को भी दिखाता है। तो आजकल भी लोग क्या करते हैं, पीपल, अभी हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है, पीपल ओरिएंटेड भी गवर्नेंस हम ध्यान में रख के चलते हैं, ठीक है। दैट ही अशोका अडॉप्टेड एंड प्रोपोगेटेड, तो उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। दैट वॉट द प्लेग इन द फ्रंट ऑफ द मुराल सेज, कि क्या मुराल का क्या प्रतीक है जो वहाँ पे लगाया गया है पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग में। आई रियली डोंट हैव एनीथिंग फर्दर टू ऐड टू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन स्टेटमेंट दैट अदर पॉलिटिकल लीडर माइट हैव मेड, तो वो सब पॉलिटिकल नहीं देखना है हमें। द मुराल ट्रिगर्ड अ कंट्रोवर्सी इन नेपाल एज इट इज़ बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ मैप ऑफ अखंड भारत। ओहो हो, तो आप ये देखो कि ये न्यूज़ में इसलिए आया है, इसका जो कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है कि ऐसा दिखा रहा है कि जो मुराल है वो ट्रिगर्ड कर रहा है कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी ये हुई है नेपाल में कि ये इंटरप्रेट कर रहा है जो मैप है अखंड भारत का, ठीक है, कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ द सेवरल नेबरिंग कंट्रीज़। और ये कह रहे हैं कि उसमें पार्ट है सेवरल जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको पार्ट, मतलब अपने में वो दिखा रहे हैं, मतलब वो लोग कंट्रोवर्सी ये बनाए हुए हैं, क्योंकि अखंड भारत का मतलब ये है कि जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब वो सबको लेके अपना दिखाना। सम पॉलिटिकल लीडर आस्क नेपालीज प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल टू रेज दिस इशू इन न्यू दिल्ली। तो मतलब ये कंट्रोवर्सी वगैरह पे हमें नहीं जाना होता कि क्या है, पर हमें जो चीज़ें न्यूज़ में है वो ध्यान देना है कि मुराल के बारे में बात हुई है, तो ये हमें जानना है कि ऐसी चीज़ें थी तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस किंग से रिलेटेड, तो वो अशोका से रिलेटेड है, अशोका एम्पायर से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हमको जाननी है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक अशोका एम्पायर, और ये पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस की बात करता है, ना कि जो कंट्रोवर्सी है कि वो ना उसको डिपिक्ट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब, अरे सॉरी, अब यहाँ पे देखो ये आया हुआ है हमारा
न्यू गाइडलाइंस फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर लाइट बट टाइट से यूजीसी चेयरमैन। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट आर लेस देन 20 ईयर्स ओल्ड विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो यूजीसी के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। रिलीजिंग द न्यू सेट ऑफ द रेगुलेशन फॉर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने क्या कहा है? सेड द सेंट्रल प्लान वॉज टू इनकरेज यूनिवर्सिटीज टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उनका ये प्लान रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनकरेज करें वो एक्सेलेंस के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए रिसर्च इकोसिस्टम को, एंड हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन लैंडस्केप। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023 रिप्लेस यूजीसी इंस्टीट्यूशन। अब ये याद रखना है आपको, ठीक है, इसमें ये याद रखना है ये लाइन कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, जो रेगुलेशन 2023, उसने रिप्लेस करा है, किसको रिप्लेस करा है? यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2019 को उसने रिप्लेस किया है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री रेगुलेशन विल फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ मेनी मोर क्वालिटी फोकस्ड। वो ये कह रहे हैं कि जो ये जो किया गया है रेगुलेशन, वो क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा और क्रिएट करेगा बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वो फोकस करेगा क्वालिटी पे और यूनिवर्सिटीज़ इन दी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे कही जा रही है, सिंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज वर्डिंग इज पार्ट ऑफ यूजीसी एक्ट। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ सकता है? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो वर्डिंग आई कहाँ से? तो ये वर्डिंग आई है पार्ट ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 है। तो इसके लिए यहाँ से जानना था। ओके, अब अंडर द 2019 गाइडलाइंस द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैविंग एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर, तो नॉट लेस देन 20 ईयर एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग for the status. However, the revised guidelines have now replaced it with multidisciplinary NAAC grading and NIRF ranking. अब देखो ये वाला तो सबको पता होगा कि NAAC जो है NAAC एंड NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती हैं बहुत सारी बेसिस पे। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग दी जाती है कि वो किस रैंक पे हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस इज NAAC A ग्रेड, मतलब उस पर A ग्रेड में आना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए विद एटलीस्ट 3.01 CGPA होना चाहिए, सॉरी, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल और MBA एक्रीडेशन फॉर 2/3 ऑफ द एलिजिबल। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? NAAC की A ग्रेडिंग उनके पास होनी चाहिए, मतलब ग्रेड A उनको मिला होना चाहिए। साथ ही साथ एटलीस्ट 3.01 CGPA होना चाहिए 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स के लिए, मतलब 3 साल तक कॉन्जिक्यूटिव उनका 3.01 CGPA होना चाहिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है, ठीक है। ओके, अब NIRF का क्या बताया जा रहा है? NIRF का भी यहाँ पे देखो दिया गया है, टॉप 50 ऑफ एनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF का फुल फॉर्म है फॉर लास्ट 3 ईयर कॉन्टिन्यूसली और इन टॉप 100 ऑफ ओवरऑल NIRF रैंकिंग होनी चाहिए 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली, मतलब 3 साल तक लगातार वो टॉप 10 में रैंकिंग उसकी होनी चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, फिर भी हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए और यहाँ पे देखेंगे तो और कौन सा है, तो मोस्टली हमने चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, जो भी हमको आज के लिए पढ़नी थी। अब यहाँ पे एक देखो है कुछ चीज़ें जो RBI इशूज़ ड्राफ्ट ऑन साइबर सेफ्टी फॉर PSOS। तो ये क्या है, इसके ऊपर देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सेफ्टी के लिए RBI ने इशू किया है ड्राफ्ट, RBI इशूज़ ड्राफ्ट ऑन साइबर सेफ्टी फॉर PSOS। तो ये क्या है देखना है, RBI ऑफ मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन ऑन
साइबर रिजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। मतलब क्या किया है आरबीआई ने रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन साइबर रिजिलियंस और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, किसके लिए किया है? फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए। द ड्राफ्ट कवर्स गवर्नेंस मैकेनिज्म, और ये जो ड्राफ्ट है वो कवर करती है गवर्नेंस मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क। मतलब साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट जो मैकेनिज्म है उसके लिए गवर्नेंस मैकेनिज्म वो निकाला है उन्होंने, और ये जो ड्राफ्ट है वो कवर करेगी जो भी गवर्नेंस मैकेनिज्म होगा मैनेजमेंट के लिए, जो भी साइबर सिक्योरिटी रिस्क होगा उसके लिए, including information security risk and vulnerability and specific baseline security measurement for ensuring safety and secure digital payment transaction। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देगी। अब यहाँ पे PSOS वर्ड यूज़ हुआ है वो देखेंगे हम। द डायरेक्शन हैव बीन इशूड टू इंश्योर दैट, मतलब ये जो डायरेक्शन इशू किया गया वो क्या होगा? इंश्योर करेगा अथोराइज्ड नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, मतलब ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को PSOS कहा गया है यहाँ पे, आर रिजिलियंट टू द traditional and emerging information system and cyber security risk. The RBI has invited feedback from stakeholders by June 30, 2023। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और है, इसको भी आपको देखना ज़रूरी है। फार्म एक्सेल टॉक्ड टफ ओवर आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप है एक, उसको लेकर के ये न्यूज़ में है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स बॉडी फार्म एक्सेल हैज़ सॉट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इंडियन LLP। मतलब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पे देखो, वेक ऑफ श्रीलंकन जो मिनिस्ट्री है हेल्थ ऑफ डायरेक्टिंग द कंपनीज टू रिकॉल आई ड्रॉप एज अ यूजर्स ऑफ रिसेंटली लिंक टू इन्फेक्शन इन सब पीपल। मतलब ये जो है वो इन्फेक्शन हो रही है इसकी वजह से कुछ पीपल को, तो इसलिए यहाँ पे ये आया हुआ है और उन्होंने जब मतलब इस पर बोला है कि चेक करने के लिए जवाब मांगा है, तो ये सब है। कंडक्ट प्रोब क्या क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेट करने को बोला है। रीज़न फॉर द कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये इस प्रोडक्ट की वजह से, मतलब ये जो आई ड्रॉप है इसकी वजह से कंटामिनेशन क्या हुआ है, रीज़न फॉर द कंटामिनेशन इन्वेस्टिगेट करने को कहा है कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। फेलर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ द कंपनी, अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं इंफॉर्मेशन तो इसके क्या होगा? सस्पेंशन, मतलब हो जाएगा जो भी कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है उनका। तो ये जो डायरेक्टर जनरल हैं रवि उदया भास्कर, उन्होंने बोला है ये कि उनको उस पर बताना होगा कि क्या चीज़ें रह गई। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग द कंप्लेंट बाय द श्रीलंकन मिनिस्ट्री। तो जो श्रीलंकन मिनिस्ट्री की तरफ से आया हुआ है उस पर इन्होंने जांच करने को बोली है, क्योंकि ये इंडियन प्रोडक्ट है और इंडिया का आई ड्रॉप है, वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे इन्फेक्शन देखा गया, तो इस वजह से उन्होंने इस विषय पे उसको चेक करने को बोला है कि क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या कंटामिनेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, रीजंस क्या रहे हैं। उसके बाद नहीं तो अगर वो वैलिड रीज़न नहीं दे पाते, फेलर क्या है इस वजह से प्रोवाइड नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन किस वजह से ये हुआ है, तो जो भी एक्शन है फर्दर उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है, हमने देख लिया। साइबर सिक्योरिटी का देखो नीचे एक और आया हुआ है, इंडिया नीड न्यू स्किल सेट्स टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे आएंगे ही, क्योंकि अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो रिस्क जो है वो बना रहता है और उससे रिलेटेड हमको देखनी होती हैं चीज़ें। तो बस आज ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, और इसका मैं शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करा दूँगी कल वाले के साथ। अगर कल वाले का नहीं तो मंडे के साथ प्रोवाइड करा दूँगी, और इसमें बहुत जो भी एक दो टॉपिक हैं उसका शॉर्ट नोट मैं मंडे वाले के साथ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, क्योंकि संडे का मैं नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ शॉर्ट नोट, और मैं मंडे वाले के साथ आज और कल वाला भी प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।